Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार। पिछला एपिसोड जो टाइम मैनेजमेंट वो टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। आप सभी का आभार। आज हम सुनेंगे टाइम किलर्स क्या हैं, हमारा समय कहाँ व्यर्थ में जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय कहाँ नष्ट हो रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ विल वी आइडेंटिफाई आवर टाइम किलर्स एंड कैसे उसको मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर आज का खास एपिसोड आपके लिए। दोस्तों, हमें विधाता ने जो समय दिया है या विधाता ने जो हमें सुंदरता दी है, तो हमें देखना है कि विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा तो किसी को कम दी है, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। एक ही दिन और 24 घंटे, 24 आवर्स ओनली। समय दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर समय का सदुपयोग करेंगे हम तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो नेचुरली बुरे परिणाम मिलेंगे। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि आखिर हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि हमारा समय कहाँ व्यर्थ जा रहा है। और आज के आधुनिक जीवन के अंदर दोस्तों समय का तो पता ही नहीं चलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा तो ऐसे ही चला जाता है। किसमें? नींद। हमारी 7 से 8 घंटा नींद और 2 से 3 घंटे करीब हमारे दैनिक कार्यों के अंदर लग जाते हैं। तो लगभग आप देखिए कि 40% टाइम तो हमारा ऐसे ही चला गया जिसका पता ही नहीं, और पीछे सिर्फ हमारे पास जो बचा है वो है 60% टाइम। अब उस समय के अंदर ही हमें हमारे जीवन के सभी लक्ष्यों को पूरा करना है, और लक्ष्य ही वो सबसे बड़ी चीज है। अगर वह नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा टाइम कहाँ व्यर्थ हो रहा है। आज हम समझेंगे इन चीजों के बारे में कि कैसे हम एक सिस्टम बना के इन चीजों को परख सकते हैं। दोस्तों, डग लॉर्सन की एक बात मुझे याद आ गई। वो कहते हैं कि गुमशुदा होने की बात करें तो ये समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो हैरानी का बात है कि शाम को आप देखते हैं सुबह से शाम तक हो गई, कहाँ समय चला गया पता ही नहीं चलता है। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक कहानी मुझे याद आई। आप तो जानते हैं दोस्तों कि मुझे कहानियों का बहुत शौक है, और कहानी ही एक ऐसी चीज है जिससे जब आप समझते हैं ना, वो इमेज, वो पिक्चर्स, वो हमें जीवन भर याद रह जाती है समझने के लिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक अमीर इंसान के बेटे को किसी नर्तकी से प्रेम हो गया। उसने यह बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने मना करने पर भी उसने नर्तकी से शादी की जिद की। पिताजी उसकी जिद के सामने हार मानते हुए नर्तकी के पिता से मिलने गए। शादी का प्रस्ताव सुनते ही नर्तकी के पिताजी ने कहा कि वे केवल नर्तक से ही अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। उसकी बिरादरी के हिसाब से ही जमाई नट होना चाहिए, मतलब नाचने वाला होना चाहिए। इसलिए उसके बेटे को पहले नट बनना पड़ेगा, नृत्य सीखना पड़ेगा। यह सुनते ही वे नाराज हो गए और उन्होंने अपने बेटे से शादी न करने की सलाह दी। मगर बेटा उस नर्तकी के प्रेम में अंधा था, इसलिए वो नर्तकी के पिताजी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। फिर उसे अपना नृत्य सीखना शुरू किया। 6 महीनों के बाद वो नृत्य में निपुण हो गया। दोस्तों,
उस नर्तकों की बिरादरी के नियम के अनुसार उसे निपुण तब माना जाएगा जब वो राज्य के राजा उसके नृत्य पर ताली बजाएंगे। इस वजह से उसके नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजा को उस कार्यक्रम के पीछे हेतु बनाया गया। राजा जब नृत्य देखने आया तब नर्तकी को देखकर उसके मन में शादी करने की इच्छा जागृत हो गई, जिस वजह से अच्छा नृत्य करने के बाद भी वह उस नृत्य के लिए ताली नहीं बजा पाया। दोस्तों, उस कार्यक्रम में उपस्थित हर इंसान इस घटना को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा था। वह लड़का, उसके पिताजी, वह नर्तकी, उसके पिताजी, राजा उस नृत्य को थोड़ा कठिन बनाना चाह रहा था ताकि नर्तक हार कर गिर जाए, और उसने नृत्य के मंच को ही हवा में झूलता हुआ मंच बना डाला, जिससे नर्तक को नृत्य करने में परेशानी हो। जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिर दिन जब कार्यक्रम चल रहा था तब नर्तक नर्तकी के साथ शादी करने के जुनून में नृत्य कर रहा था। सभी को बड़ा आश्चर्य था कि कैसे झूलते हुए मंच पर वो नृत्य कर रहा था, मगर राजा अभी भी अपनी लालच की वजह से ताली नहीं बजा पा रहा था। नृत्य करते करते अचानक उस लड़के की नजर उस मंच बनाने वाले कारीगर पर पड़ी। वह एक मजे से एक जगह बैठा हुआ था, जैसे वह वहां होकर भी नहीं है। राजा की दासियां उसे फल वगैरह लाकर दे रही हैं, उसकी सेवा में थी, मगर जैसे उसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो किसी भी तरफ नहीं देख रहा था। जब यह दृश्य देखते हुए नर्तक की आंखें खुली की खुली रह गई और उसे अपने प्रयासों में व्यर्थ का पता चल गया। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, यह सवाल अचानक से उसके मन में घर कर गया। यह सवाल आते ही उसे लगा कि मैं व्यर्थ में अपना समय और अपनी ऊर्जा को गवा रहा हूं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं। यह समझ आते ही वो मंच से नीचे उतर आया, मतलब क्विट कर गया। राजा को प्रणाम कर अपनी हार स्वीकार करके वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना है कि आखिरी चरण में जब नर्तक मंच बनाने वाले को देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे महसूस होता है कि वह केवल अंधी जिद पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहा था और अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ के जुनून के ऊपर लगा दी। यही समय और ऊर्जा अगर उसने अपने लक्ष्य के ऊपर लगाई होती तो उसका जीवन सार्थक हो जाता। दोस्तों, यहां इस कहानी में जो मंच बनाने वाला है वो प्रतीक है, प्रतीक मात्र है उस इंसान का जिसके पास लक्ष्य है और उसे लक्ष्य को पाने का जुनून है। और हां दोस्तों, यदि आपका अभी तक लक्ष्य नहीं बना है जीवन का, या आपको कहां जाना है वो रास्ता नहीं दिख रहा है, अगर आप युवा हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या कहीं पे भी, तो जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी है। आप इस संबंधी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊं, या जहां से मैंने सीखा है आप सीधे सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। एक ही मात्र सोर्स जो हिंदुस्तान के अंदर अभी है जहां से मैं सीख रहा हूं वह है थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी। आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे बताया जाएगा कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए और उसको पाने के लिए हमें क्या क्या मार्ग चुनना है, गोल सेटिंग, और कैसे उन सब चीजों को विस्तार से बताया जाता है, जहां से मैं भी सीख रहा हूं एज ए मास्टर स्टूडेंट। तो दोस्तों, अपन कहानी के ऊपर थे। तो लक्ष्य बनाने वाला जो मंच बनाने वाला वह उसका प्रतीक था जिसके पास लक्ष्य था, और जिसके पास लक्ष्य नहीं है वह ऐसे ही व्यर्थ टाइम अपना गंवाता रहता है। जिसके पास लक्ष्य है तो वो उस राह में आगे बढ़ता जाता है, जिसके पास बाकी चीजें स्वयं अपने आप आ जाती हैं। उस मंच बनाने वाले ने अपनी नई खोज की, नए लक्ष्य, झूलता हुआ मंच बनाने की चुनौती को स्वीकार किया
उसे सार्थक कर दिखाया। तो जिस वजह से उसे बहुत आनंद में था, उसकी आगे पीछे खूबसूरत राशियां, मतलब सारी सुख सुविधाएं थी, ये प्रतीक हैं, और उसका ध्यान मात्र उसके सिर्फ परम लक्ष्य पे था। तो दोस्तों, कहानी के आखिर में हमें ये सीख मिलती है कि आप भी देखें कि दिन भर के कार्य में हम कहां कहां अपना समय व ऊर्जा को व्यर्थ गंवा रहे हैं, और ऐसी चीजें जो हमारे समय को व्यर्थ करती हैं उसे ही टाइम किलर्स कहा जाता है, और हम इन्हें टाइम किलर्स को ही किल करना है, इन्हें ही मिटाना है। जो चीजें हमारी समय को व्यर्थ कर रही है उसको पहचानना है और उसे मिटाना है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप एक लॉग बुक बना लें, एक एक्सेल शीट बना सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, या आप पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। अपने समय की ऑडिटिंग करें, सुबह से लेके शाम तक हर एक 15 मिनट का समय का लॉग डाल सकते हैं कि आपने क्या क्या किया उस दौरान। और दोस्तों, एक सप्ताह तक अगर आपने इसका संक्षिप्त वर्णन लिखा तो गारंटी है इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि आप समय किन गतिविधियों में, किन कामों में लगा रहे हैं। क्या वे आपको लक्ष्य की दिशा में ले जा रहे हैं या लक्ष्य से भटका रहे हैं। मोबाइल फोन आने के बाद तो आपको पता ही है कि हमारा समय कहाँ कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है। इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, समय के अनुसार ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी के युग में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन चीज़ों का उपयोग से वंचित हो सकते हैं, ये ज़रूरी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मैं समय की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊँ। इन सभी विज्ञान के उपकरण का यूज करके मैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, लॉग बुक जब आप भरेंगे ना, और एक हफ्ते में जब आप संडे को किसी दिन बैठ के उसके ऊपर विचार करेंगे, तब आपको पूरा पता चलेगा कि आपका कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है, या ऐसे ही नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। दोस्तों, हम इंसान मूलतः बड़े ही आलसी होते हैं, इसलिए आपके मन में इस अभ्यास से बचने का भी प्रलोभन जागृत हो सकता है। सावधान, आप ये सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की कहाँ ज़रूरत है। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ न करें, न करें, न करें। लॉग बुक का महत्वपूर्ण ये बुनियाद है, ये नींव है। इसी के ऊपर समय का प्रबंधन का, आपका समय का नियोजन का महल खड़ा होगा। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के इस सिद्धांत में लॉग बुक जरूर बनाएं। देखिए, लॉग बुक एक तरह का आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट या एक्सरे करवाते हैं ना, वैसे ही इस लॉग बुक से आपका पता चल जाएगा कि समय आपका कहाँ कितना खर्च हो रहा है। और लॉग बुक का विश्लेषण की इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से काम महत्वहीन हैं। कहाँ से समय निकाला जा सकता है, किन कामों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज को प्राप्त करने के लिए पुरानी चीज को छोड़नी होती है। तो दोस्तों, विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा लें जो आपकी प्रगति में महत्वहीन लगे, बाधक लगे। जैसे कि कितने समय आप टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन पे अटके रहते हैं, या इधर उधर व्यर्थ में गप्पों में टाइम जा रहा है। इससे यदि आपने पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे ना, तो चुटकियों में आप कई घंटे खाली कर सकते हैं, और उसका समय का सदुपयोग आप अपने जीवन के, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये हमें पता है
कि अगर आप लॉग बुक नहीं रखते हैं और कोई आपसे पूछता है ना कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप टेस्ट में भी आ सकते हैं। बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल समय जरा भी बर्बाद नहीं करता। कहाँ करता हूँ, सुबह से शाम पे लगा हुआ रहता हूँ काम पे, पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये स्वभाव है हमारा, यही मूल कारण है, हमें पता नहीं चलता। आप लॉग बुक बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि समय कहाँ पे किल हो रहा है और ये कौन कौन से टाइम किलर्स हैं जो आपके टाइम को किल करना है। और हमें इन टाइम किलर्स को ही किल करना है, मिटाना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अभी यह पॉडकास्ट के साथ साथ यूट्यूब पे भी शुरू कर दिया है मैंने, ताकि आपको सुविधा हो, शेयरिंग की सुविधा हो। और सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए दोस्तों मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।